चैलेंज अब स्टार्ट करते हैं। आज होपफुली आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। तो इसमें हमने सबसे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्रिएट एंड मैनेज वर्कशीट्स एंड वर्कबुक। इसमें बेसिक एक्सरसाइजेस थी जो कि किस तरीके से आपने नाम चेंज करना है, कोई टेम्पलेट ढूंढना है, कुछ करना है, तो इसके हवाले से थी। फिर ऑब्जेक्टिव 2 में जो था वो नेम के हवाले से था कि किस तरीके से आप जो है वो किसी का नेम क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। इसको मैं खोल भी लेता हूँ। एक्सेल किसी का नाम क्रिएट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। अगर आपके पास कोई भी लिस्ट है तो आपके पास यहाँ फॉर्मूलाज में नेम मैनेजर होता है। नेम मैनेजर में जाके आप मूव करके उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। फर्दर ऑनवर्ड्स आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से भी जो है वो नाम दे सकते हैं उसका। चलें आगे आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछते रहिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी गुजरूंगा। सही। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, आइडिया है इसका? लिंक के थ्रू किसी भी चीज़ जैसे कुछ भी लिखी हुई उसको सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे क्रिएट हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाता है। सही। अगर ये लिंक का ऑप्शन आ गया। सही। जैसे लिंक करेंगे करंट फोल्डर से, वेब पेजेस से, डॉक्यूमेंट से, नए डॉक्यूमेंट से, ईमेल एड्रेस से, किसी से भी आप जो है वो लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर ऑनवर्ड्स जो है सर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव 1.3 पे। ऑब्जेक्टिव 1.3 पे हमने क्या किया था, चेंज द वर्कशीट नेम। वर्कशीट का नाम चेंज करना सीखा था। राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। सही है। होम में जाके भी फॉर्मेट के ऑप्शन में हमारे पास होता है कि आप नाम इसका जो है वो चेंज कर सकें। चले आगे आ जाते हैं। कस्टमाइज्ड 1.3 के बाद हमने आगे प्रैक्टिस 1.4 पे कोई भी कॉलम को हाइड करना हो। सही है। किसी को फिल्टर करना हो, ये हमने देखा था। कॉलम को हाइड करना है, तमाम जितने भी ऑप्शन है ना वो आपके सिंपल यहाँ पे होम के फॉर्मेट टैब में मौजूद है। कॉलम वेट को चेक करना, कॉलम रॉ को फिट करना, फिर इस तरीके से हाइड एंड हाइड करना। सही है। टैब कलर चेंज करना, शीट को प्रोटेक्ट करना, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसका एक क्वेश्चन आया था बॉयज में कि हम शॉर्टकट की अगर आपने याद करनी है तो ऑल्टर जैसे आप दबाते हैं तो ये तमाम सारे ओपन हो जाते हैं। फिर इसमें एक जो भी आप क्विक एक्सेस टूल बार में लेकर आते हैं तो वो आप नंबर के लिहाज से आपकी सीक्वेंस हुई हुई होती है। लेट सपोज आपने कोई सेल डिलीट करना है तो आप ऑल्टर होम में जाने के बजाय आप सिंपल ऑल्टर +7 दबाएंगे तो आपका डिलीट कर देगा। वैसे तो अच्छा जी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव 1. कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सही है। अभी मैं पेपर भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1.3 हो गया। 1.4 पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस क्या थी, ये वाला तो कर लिया ना। 1.5 पे जो था हमने क्या किया था, डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द वर्कशीट। प्रिंट प्रीव्यू कोई भी शीट है उस पर कुछ भी अगर लिखा हुआ है, सही है, तो उस पर हम Ctrl+P करके प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकते हैं। सही है। यहाँ से हमारे पास उसका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो नहीं आ रहा है। एक सेकंड, हम यहाँ से एक शीट ऐसी खोल लेते हैं जो कि सेल्स 1 एक्सेल खोल लेते हैं। सही है। अब जैसे ये है तो Ctrl+P करूँगा तो मेरे पास इसका प्रीव्यू आ जाएगा। सही है। अगर प्रीव्यू में मैं इसको ग्रिड लाइन भी देना चाह रहा हूँ तो मैं दे सकता हूँ। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन कहाँ पर आता है, व्यू में होकर आता है। सही है। व्यू में अगर आप जो है यहाँ से प्रिंट का भी जो भी ऑप्शन है वो देख सकते हैं। कस्टम व्यूज में जा सकते हैं। सही है। और पेज लेआउट में आपका पेज लेआउट डिफरेंट आ गया। जो भी अगर आपका लेट सपोज जो है इसको कर दिया, अगर आपको लेट सपोज प्रिंट प्रीव्यू में कोई ऑप्शन हो, मसला आ रहा है Ctrl+P में, तो यहाँ से आप
पेज ब्रेक प्रीव्यू में इसको चेंज कर सकते हैं। ये जैसे पूरा सेलेक्टेड, अगर इतना सेलेक्टेड होता तो 2 पेज में प्रिंट हो रहा होता, तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं। सही, प्रीव्यू और पेज लेआउट। पेज लेआउट में मेरे ख्याल से प्रिंट प्रीव्यू आता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पेज लेआउट में आता है ना। ये रहा प्रिंट एरिया, सही है, क्लियर प्रिंट एरिया इसको कर दिया, सही है। सॉरी, ये व्यू में नहीं होगा, ये पेज लेआउट में होगा। पेज लेआउट में आपके पास हेडिंग, ग्रिड लाइन, ये तमाम ऑप्शन भी होते हैं कि आप हेड ग्रिड लाइन डालेंगे तो ग्रिड लाइन प्रीव्यू में भी शो हो जाएंगे, सही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं। चैप्टर 2 पे मैनेजिंग डेटा सेल्स। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव 2.1 था कि हमें क्या करना, पेस्ट ओनली वैल्यूज, फॉर्मेटिंग, ये तमाम चीज़ें। पेन नहीं है आपके पास? देखता हूँ, शायद मेरे पास अगर होता है तो मैं दे देता हूँ। पेंसिल है, सही है। अच्छा जी, तो अब पेस्ट ओनली वैल्यूज एंड फॉर्मेटिंग इनटू द रेंज बिगिनिंग एट B18। सही है। अगर आपको इसमें सिंपल कट पेस्ट का बताया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके मैं आप लोगों के लिए शीट खोल देता हूँ ना, ये एमओएस की ये फाइल। ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 2 में रिजल्ट खोल लेते हैं इसका। ये मैंने आप लोगों से शीट शेयर की हुई है, सही है। अगर आप लोगों को ये चीज़ याद ना हो तो इधर से देख सकते हैं। तो इन्होंने सिंपल ये बताया था कि कहाँ से कट करेंगे, कहाँ पेस्ट करेंगे, डिलीट कैसे सेल्स करेंगे, शिफ्ट सेल्स कैसे करेंगे। ये तमाम के तमाम ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट में, डिलीट में और फॉर्मेट में मौजूद है, सही है। लेट्स सपोज अगर आपको कुछ डिलीट करना है, यहाँ पे आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये सेल्स नीचे चले जाते हैं। इंसर्ट का दबाते हैं तो शीट इंसर्ट और पूरे सेल्स नीचे चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है इन्होंने प्राइस लिस्ट यूजिंग द फिल हैंडल। फिल हैंडल इन्होंने सिखाया था। फिल हैंडल क्या होता है, लेट्स सपोज अगर ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे जैसे ही लाता हूँ मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये सीरीज फिल हो जाती है, सही है। इसी तरीके से अगर कोई फॉर्मूला है तो वो भी जो है वो फिल हो जाता है। देख लेते हैं इसको, ये देखें 1, ये मैंने K1 + 1 किया, 2 किया। अब यहाँ पे मैं लाया और इसको मैं ड्रैग किया तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो गया, सही है। इसी में अगर मैं इसको एब्सोल्यूट करना चाहता हूँ, जो आगे चल के देखेंगे हम, तो हम K को भी एब्सोल्यूट कर सकते हैं। K क्या होगा आपका कॉलम और 17 होगी रॉ, और हम पूरे के पूरे सेल को भी एब्सोल्यूट कर सकते हैं, सही है। लेट्स सपोज अगर मैं सिर्फ K को करता हूँ एब्सोल्यूट तो देखें क्या होगा, कंट्रोल रॉ चेंज होती जाएगी, जवाब यही आएगा, सही है, जवाब यही आएगा। लेकिन अगर मैं K को रहने देता हूँ और रॉ को फिक्स करता हूँ तो अब जवाब जो है सारा का सारा आपका चेंज हो जाएगा, सही है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं। फर्दर ऑनवर्ड्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट 1.2 हो गया ना, 2.2 पे आ जाते हैं। 2.2 पे क्या था, टेक्स्ट रैप इन्होंने सिखाया था। टेक्स्ट रैप क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, सही है। तो एक या तो हमारे पास एक तरीका है कि हम फॉर्मेट करके रॉ की हाइट को, सॉरी रॉ की विड्थ को कर ले फिक्स, या तो यहाँ पे होम टैब में रैप टेक्स्ट कर लें तो वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है एक सेल में आ जाता है। फर्दर ऑनवर्ड्स राइट अलाइन कॉलम, लेफ्ट अलाइन कॉलम, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, ये सारे अपर अलाइन, राइट अलाइन, मिडिल अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ, इसको मैं बड़ा कर लूँ तो ये लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, मिडिल अलाइन, सेंटर अलाइन, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, सही है। और यहाँ से एंगल क्लॉकवाइज जैसा एंगल, इसको आप यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट पूरा यहाँ से प्ले अराउंड कर सकते हैं। यहाँ से इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसका टेक्स्ट साइज छोटा कर सकते हैं, सही है। तो ये इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 थी। अच्छा, इसमें आपका क्या था, अगर आपने एक्सेंट स्टाइल 2 चेंज करना है, ये कहाँ पे मौजूद था हमारे चैप्टर, ये वाली थी ना एक्सरसाइज।
यहाँ पे एनेबल एडिटिंग कर देते हैं। इसका होम में, इंसर्ट में, सेल स्टाइल्स में आपके ये एक्सेंट स्टाइल है। अगर आप किसी का सेल का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग टूल है ये, तो आप कर सकते हैं। तो फर्दर ऑनवर्ड्स अब आ जाते हैं, चैप्टर 2.2 हो गया। 2.3 पे आ जाते हैं। 2.3 के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। ऑर्डर डिटेल अप्लाई एंड अप्लाई द 3 एरो, लाइट आ गई क्या? एड ब्लू डेटा बार टू द कॉलम, ये हमने शायद, ये कौन सा है? 2.3, यहाँ से 2.3 कर देते हैं। ये 2.3 ऑलरेडी खुला हुआ है, सही है। तो इसमें क्या है, 2.3 है, एड 3 एरोज आइकन सेट। अच्छा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने जो है उसको बंद कर लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं इसका। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे हमने किया हुआ है, सही है। ये बेसिकली ये एरोज इटसेल्फ क्या बता रही है, सही है। ये एरोज का भी एक रूल है। अगर आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आती हैं और मैनेज रूल देखती हैं, तो ये क्या बता रहा है कि सेल वैल्यू जब 100 से ऊपर होगी तो उसको येलो कर लो, सही है। अदरवाइज आइकन सेट जो है, आइकन सेट पे आप क्लिक करके इसको एडिट रूल कर लें। एडिट रूल अब क्या बता रहा है कि अगर 67 से बराबर है, बड़ा है, तो ग्रीन करो। 33 के बराबर है या ज़्यादा है तो उसको येलो करो, और अगर जो भी इससे नीचे हो तो कर दो, क्या कहते हैं, ब्लू था, है ब्लू था ना, रेड था, सही है। 2 मिनट रुक जाते हैं, तब तक ये लाइट चली गई है, और क्या हुआ है। ये तो आवाज बहुत जोर से आ रही है। अभी क्या करें, वो मेरे ख्याल से हुसैन लगा तो वो बंद करने में, चलो अभी बंद हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो पावर दिया का बोतल खोल लिया मैंने, एक्सेल के लिए। चले जब तक ये हो गया, आपकी वो सब मुझसे सिर्फ बंद करना नहीं आ रहा होगा। इसको क्या हो गया, नहीं इसको ये भी टाइम लगाता है। एक्सेल प्रैक्टिस करें आप लोग, डैशबोर्ड्स और खास तौर पे पावर पिवट, ये तमाम चीज, तो इसके काफी सारे काम आ रहे होते हैं। पावर पिवट तो मैं कर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा, डुप्लीकेट्स रिमूव, पावर बीआई तो है, बहुत सारी चीजें की हाँ, पावर बीआई वाली चीज है वो सारी की सारी। तो डुप्लीकेट उसमें कैसे एक्सेल यूज करना ज्यादा है ना। अच्छा, अगर डुप्लीकेट्स रिमूव करना है तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करने का तो इसमें ही ऑप्शन होता है ना, इसमें भी आसान है, लेकिन वो मेरे साथ की कलीग है ना, उनको डुप्लीकेट्स अगर आपने रिमूव करना है तो आपने जाके उसमें से कर सकती हैं, अपना पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर में रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होता है, वो ज्यादा आसानी से उसमें से कर लें। उसमें मैं 2 शीट्स में मर्ज कर रही थी, वो वहां पे मर्ज कर रहा था, लेकिन जब मैं लोड कर रही थी ना तो वहां पे वो शीट शो नहीं कर रहा था, पत्थर की वाला डालना, वो आप दिखाइएगा। देखें OBS स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल करके रख लें। क्यों नहीं रहा, मैंने किया था लास्ट टाइम। नहीं, OBS स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये देखें, अभी ये आप लोगों को शो नहीं हो रहा ना, मैं दिखा लास्ट टाइम में आज आपको जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं आपने बुलाया था ना, तो मैं उस क्लास में बैठा था, लैब 6 मिनट बैठा दिया था। नहीं, लैब आपको स्टूडेंट समझूंगा पावर बीआई का। अच्छा, आज पावर बीआई का पेपर है। खैर चलिए, मैं उधर ही बैठा था, फिर ना क्या होता है, क्या अभी तक मैसेज नहीं किया था। अच्छा, मैंने सॉरी मिस हो गया मुझसे। तो
ये काफी कंफ्यूजन है गर्ल्स को भी। उन्होंने कहा आपका तो आज पेपर है, आप कहाँ से आ गए? पेपर नेक्स्ट क्लास में, पेपर नेक्स्ट वीक में। उसके टाइम क्या होगा? उसकी टाइमिंग रेगुलर होगी। आप लोग कितने बजे आते थे? 3:30 से 4 है ना, तो आपका 3:30 से 4 होगा पेपर। अच्छा हमारा क्या होगा 4:30 हमारी टाइमिंग। हाँ, तो आपकी 4:30 से 6 होगा। सही है। तो कमिंग बैक, वालेकुम सलाम, आ जाइए। अच्छा जी, तो हम लोग मैनेजिंग रूल्स देख रहे थे। तो इस तरीके से आप रूल्स लाके, बेहतर तरीका ये है कि आप खुद रूल्स बनाएं। आप पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दें। सही है, उन्होंने 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे दी हुई है। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने देने के बाद होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स में आके डेटा बार्स में भी आके आप यहाँ से एडिट रूल कर सकते हैं, वो बता देगा। सही है। हाँ, टाइप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं, वैल्यू से भी। नंबर वैल्यू कौन से 0 से लेके मैक्सिमम कितनी हो, लेट सपोज 100। अब आपको यहाँ के नंबर्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे कौन से नंबर्स थे। सही है। तो इस तरीके से आप डेटा बार्स भी दे सकते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोगों ने थोड़ी बहुत देख ली। अप्लाई द कलरफुल। अच्छा, हमने जो है कलर्स, एक्सेंट, स्टाइल जितने भी हमने देने हैं वो यहाँ पे हमारे पास सेल्फ स्टाइल्स में ये सारे सेल्फ स्टाइल्स मौजूद हैं जो कि हम दे सकते हैं। नॉर्मल, बैड, फलाना, एक्सेंट 1, एक्सेंट 2, एक्सेंट 3। तो जब आप लोग इसे यूटिलाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर आपको वो फॉर्मेटिंग समझ में आएगी। क्रिएट सब टोटल बाय सेल्स, ये हमने किया था। ये हमारा एक्सेल रिजल्ट है। रीजन को हमने सेल्स टोटल किया था 1, 2, 3। ये किया कहाँ से था, कहाँ से किया था, किसी को याद है? ये कैसे ये साइड में ये ऐसे तो किया है, ये देखें, ये ग्रुपिंग से किया है ना। देखें, इसका मैं कर लेता हूँ 2.3 सेल्स बाय रीजन। इसको हमने सेलेक्ट किया जहाँ तक मुझे, इसको सेलेक्ट किया और इसको कहाँ पे था, डेटा में था। सही है, या ग्रुप था या सब टोटल था, देख लेते हैं। सब टोटल किया, पीरियड और सम करना है बाय सेल्स। सही है। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ ये मेरा ग्रुप बन गया। अब इसको मैं 1 करूँ, 2, पीरियड हो गया। सही है, और ये हो गया। अब अगर लेट सपोज इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, यस करता हूँ। सही है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस रीजन वाइज ग्रो करूँ, सही है, तो सबसे पहले मुझे काम करना क्या होगा कि इसको सॉर्ट करना होगा। सही है, सॉर्ट A to Z। एक्सपैंड द सिलेक्शन, एक्सपैंड द सिलेक्शन मतलब इधर भी और इधर भी जो भी इसके सामने वाली वैल्यूज हैं वो उसको भी कैरी करेगा अपने साथ सॉर्टिंग में। तो इसको मैंने सॉर्ट किया। अब जो है मैं अगेन अगर इसकी ग्रुपिंग करता हूँ तो मैं करूँगा। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप सब टोटल कर रहे हो, अब यहाँ से मैं पीरियड के बजाय रीजन कर दूंगा। तो जब भी मैं सब टोटल कर रहा हूँ तो जो भी चीज़ हो वो प्रॉपरली सॉर्टेड हो अल्फाबेटिकली। सही है, तो फिर उसका सब टोटल हो जाएगा। अब वो बाय रीजन टोटल हो गया। सही है, क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं टेबल्स पे। चैप्टर 3 हमारा टेबल्स आ गया। टेबल्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल दैट इंक्लूड द हेडर, रॉ एंड डिफॉल्ट टेबल्स। अच्छा जी, इसको किस तरीके से किया था हमने? ऑब्जेक्टिव 3 के अगर मैं रिजल्ट्स में आ जाऊं तो टेबल एडिटिंग सबसे आसान तरीका ये है। कंट्रोल, इसको मैं कर लेता हूँ टेबल को, इसको मैं पहले रेंज में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद जो है इसको टेबल में हम करके देख लेते हैं। सबसे जो ये पावर क्वेरी एडिटर खुल गया, सही है, तो राइट क्लिक करेंगे, टेबल करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे, तो ये आपका एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको टेबल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? इंसर्ट में टेबल में आ गए तो ये टेबल का इसने तमाम सेलेक्ट कर लिया और ये पूछेगा माय टेबल हैज हेडर्स। अगर आपको लगता है हेडिंग है तो इसको चेक मार्क लगा रहने देंगे, अगर नहीं है तो चेक मार्क हटा देंगे। सही है, और यहाँ से इसने पूरा आपका टेबल सेलेक्ट, ये जो रेंज है A2 से लेके M25 इसने आपका पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया। सही है, इसको अब आप फर्दर ऑन टेबल का फायदा ये होता है
कि आप जैसे जैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं टेबल भी आगे कंटिन्यू होता चला जाता है। सही है, क्लियर है? आप जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे टेबल भी आपका बढ़ता चला जाएगा। इस तरह की आपने कौन सा, ये वाली? जी ये ऑटोमेटिक जो ये देखें, जैसे ही मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ ना, जी सही है, ये टेबल में जैसे ही मैं कन्वर्ट करता हूँ टेबल एक्सपैंड होता जाता है। सही है, अगर मैं इधर यहाँ पे जनवरी लिखूँ, ये टेबल का पार्ट बन गया। यहाँ पे मैं नाम आ रहे हैं, अगर नाम लिखता हूँ बस ये टेबल का पार्ट ऑटोमेटिकली है, अगर ये टेबल है तो। अगर रेंज होगा तो ये नहीं होगा। सही है, और लेट्स सपोज आपको इसको नहीं कन्वर्ट करना, सही है, तो कंट्रोल Z करेंगे तो ये पार्ट रहेगा लेकिन ये टेबल का पार्ट से हट जाएगा। सही है, एंटर नहीं करेंगे, एंटर नहीं, आपने देखा इसको एंटर किया, ये टेबल का पार्ट बन गया। अब आपने इसको टेबल का पार्ट नहीं बनाना है, सही है, कंट्रोल इसको Z कर देंगे तो ये टेबल से रिमूव हो गया। अब इसमें फायदा ये होता है, जब भी आप इस टेबल को कॉल करेंगे ना, तो जैसे जैसे टेबल आपका एक्सपैंड होता जा रहा है और आप जब भी टेबल का नाम कॉल करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा टेबल उठ के आएगा। टेबल का नाम कहाँ से देख सकते हैं? फॉर्मूलाज में, नेम मैनेजर में ये टेबल 1 मौजूद है। सही है, ये टेबल 1 आपका मौजूद है। ये रेफर किसको कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको फर्दर ऑनवर्ड्स टेबल का नाम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, इसमें मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें थी। जब इसके एक्सरसाइज 3.2 पे देख लेते हैं, 3.2 के ऑब्जेक्टिव से देख लेते हैं। 3.2 में चेंज द टेबल स्टाइल टू मीडियम। अब इसमें से पॉसिबल जो है वो टेबल के स्टाइल के बारे में बताया है। सही है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। स्टाइल अगर टेबल का चेंज करना, जैसे आप टेबल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टेबल डिजाइन आ जाता है। सही, अब अगर आप टोटल ड्रॉ पे हिट करते हैं तो यहाँ पे आप टेबल का टोटल भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको अगर डिलीट कर दूं, सॉरी, अगर मैं इसको टेबल ड्रॉ डिलीट कर दूं तो यहाँ से मैं टेबल का टोटल भी कर सकता हूँ, एवरेज भी कर सकता हूँ, काउंट भी कर सकता हूँ, जो दिल चाहे। मुझे टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पे सम करूँगा, और जब मैं यहाँ पे सम करता हूँ इसको मैं यहाँ से ड्रैग भी कर सकता हूँ तो मेरे पास सबका सम आ जाएगा। अगर मुझे एवरेज करना है तो मैं ये ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, सॉरी ये जो है इसको यहाँ से मैंने काउंट कर दिया, काउंट बता देगा। एवरेज किया, इसको मैंने एवरेज कर दिया। कौन सा, ये बार्स कैसे आई हैं? यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, जैसे आप टेबल पे आपने क्लिक किया, आप टेबल डिजाइन पे है, यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, टेबल रॉ, टेबल हेडर, टेबल। तो ये वाला जो है ना टोटल रॉ, इसको मैंने चेक मार्क किया। जैसे ही मैं चेक मार्क करूंगा फिर टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। इस ड्रॉप डाउन में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। मैं वेरिएंस और मोर फंक्शंस भी कर सकता हूँ। मैं मोर फंक्शन में जाके डिफरेंट फंक्शन और ऐड ऑन भी कर सकता हूँ। इफ का फंक्शन लगाना चाहूँ कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन पूरे मेरे टेबल पे लग जाएगा। फिलहाल मैं सम पे लगा रहा हूँ और ये मैंने इसका सम कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ मैं एवरेज कर लूँ तो मैं इसका एवरेज भी कर सकता हूँ, और फर्दर ऑनवर्ड इसका मैं जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर भी निकाल सकता हूँ कि इस पूरी लिस्ट में मिनिमम नंबर कौन सा है 1082 है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है 8544 है। और इसको मैं यहाँ से कैरी फिल कर दूंगा, फिल हैंडल जैसी बनेगा, और इसको मैं कर दूंगा मैक्सिमम। तो इस तरीके से मैं टेबल के रॉ से खेल सकता हूँ। अगेन मैं टेबल पे आता हूँ, टेबल डिजाइन पे आके मैं टोटल रॉ खत्म कर देता हूँ तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। फर्दर ऑनवर्ड्स मैं फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो लास्ट कॉलम हल्का हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट कॉलम ये है, इसी वजह से वो हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो देखिए हाईलाइट हो रहा है। सही है, और इसको मैं हटा देता हूँ, इन दोनों कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, अच्छा जी। फर्दर ऑनवर्ड इस टेबल पे टेबल डिजाइन में और भी हम ब्रांडेड कॉलम कर सकते हैं। सही है, ये खुद इसको बैंडेड कॉलम कर रहे, एक कॉलम छोड़ के दूसरा कॉलम को बैंड कर रहा है। सही है, लास्ट कॉलम में आपने क्लिक किया जाए तो वो हाईलाइट नीचे बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। हाँ सही है, बैंडेड रॉज भी है। सही है,
बैंडेड रॉज ऑलरेडी हुई नहीं है तो इस वजह से वो कर नहीं रहा। और क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहें स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, स्लाइसर हम आगे चल के देखेंगे। तो ये जो है 3.2 आपका टास्क हो गया। 3.3 जो है आपका क्या कह रहा है, अप्लाई फिल्टर्स अप्लाई करना है, सही है। और सॉर्ट असेंडिंग बाय कैटेगरी विद ईच कैटेगरी बाय यूनिट प्राइस, सॉर्टिंग और ये तमाम चीज़ें जो है एक्सेल के 3.3 में आ जाते हैं। यहाँ से इन्होंने फिल्टर करना आपको सिखाया। फिल्टर आप नंबर फिल्टर होता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। कस्टम फिल्टर आप कर सकते हैं कि आपको जो है क्या करना है, टॉप डज नॉट इक्वल टू। फर्दर ऑनवर्ड्स जो है फिल्टर मेरे ख्याल से टॉप 10 भी होता है, फिल्टर बाय नंबर्स। टॉप 10 फिल्टर्स दिखा सकते हैं आप, सही। टॉप 5 फिल्टर्स दिखा सकते हैं आप, इसको टॉप 5 कर दें। माउस और प्रॉब्लम कर रहा है, सही। तो अगर टॉप 5 आ गया, सही। तो ये डिफरेंट फिल्टर जो है वो आप अप्लाई करके प्ले अराउंड कर सकते हैं, सही है। असेंडिंग डिसेंडिंग बाय कैटेगरी कर सकते हैं फिल्टर्स को। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 पे, चैप्टर 4.1 पे हमने, चैप्टर 4 है कौन सा? परफॉर्म ऑपरेशन विद फॉर्मूला एंड फंक्शंस। फॉर्मूला और फंक्शन हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, सही है। तो चैप्टर 4 में हमने सबसे पहला जो किया था, हमने देखा था किस तरीके से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, सही है, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से। लेट सपोज इसको मैंने पूरा डिलीट किया और इसको मैंने डिलीट किया। अब मैंने इस 4 को यहाँ तक ड्रैग किया और इसको यहाँ तक ड्रैग किया, तो पूरा 2 का टेबल आ गया। अभी हमने किया कैसा था, हमने यूटिलाइज किया था एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन अगर आपको याद हो तो इधर हमने क्या किया, A2 की रॉ को, कॉलम को फिक्स किया है और B में जो है वो रॉ को फिक्स किया है। इससे ये होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो है वो रॉ जो है वो फिक्स रहेगी, ये वाली, सही, सॉरी, कॉलम फिक्स रहेगा और रॉ चेंज होती जाएगी। और जब आप इधर मूव कर रहे होंगे तो कॉलम चेंज होता जाएगा, रॉ फिक्स रहेगी। ये यूटिलाइज करके हमने एक टेबल क्रिएट किया था, सही है। इसमें जो बेसिक चीज समझने वाली थी वो आपसे मैंने पहले ही बताई थी कि आपने अगर लेट्स सपोज ये 2 है और यहाँ पे एक नंबर, इसको मैं कर रहा हूँ +1, तो अगर मैं V4 को फिक्स करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, F4 के जरिए फिक्स करूँगा। और जब मैं ये करता हूँ तो अब मेरे पास डॉलर साइन से पहले जब मैं लगाता हूँ कॉलम से पहले, तो वो आपका कॉलम फिक्स हो जाता है, और जब रॉ से पहले लगाता हूँ तो वो रॉ फिक्स हो जाती है, सही है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सेल। ये सेल चेंज नहीं होगा, एब्सोल्यूट सेल। अब अगर मैं इसको लेट्स सपोज इसको मैं नीचे करता हूँ, इस सेल को ड्रैग एंड फिल करता हूँ और इस सीरीज में फिल करता हूँ, तो उसूलन जब मैं इसको नीचे करूँगा तो क्या आंसर आना चाहिए, ये भी प्लस होना, मल्टीप्लाई प्लस होना चाहिए, सही है। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने V4 को फिक्स रखा हुआ है तो V4 की वैल्यू हमेशा ड्रॉप डाउन में कॉपी हो रही है, सही है। अगर मैं V4 को एब्सोल्यूट के बजाय रिलेटिव कर देता हूँ, सही है, और अब जो है मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो अब ये भी चेंज हो जाएगी, सही है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यूज का ये फर्क होता है। चलें जी, इसके अलावा जो है आ जाते हैं 4.2 के ऑब्जेक्टिव्स पे। 4.2 के ऑब्जेक्टिव्स में हमने एंड फंक्शन देखा था, सही है। एंड फंक्शन किस तरीके से वर्क करता था, एंड फंक्शन किसी को याद है?
एंड फंक्शन अगर आपने कोई भी फॉर्मूला देखना हो तो ऑल्ट कंट्रोल प्लस टिल्डा, टिल्डा एस्केप के नीचे वाला बटन होता है, तो आपको जितने भी फॉर्मूला लगे हुए पता चल जाए। कंट्रोल प्लस टिल्डा किया तो एंड का फंक्शन क्या कह रहा है कि S2 इज ग्रेटर देन 201 एंड I2 इज लेस देन 101। S2 किधर है आपका? S2 आपका ये रहा S20 सॉरी S20 ये रहा, सही है, हाँ ये रहा S20 और I20 जो है वो ये रहा। तो ये क्या कह रहा है? S20 अगर 201 से बड़ा हो और I20 एक से छोटा हो तो कंडीशन मीट करेगी और यहाँ जवाब ट्रू आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे ये 201 से बड़ा है, ये 101 से छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ये देखो 201 से छोटा हो, सॉरी 201 से छोटा हो और 101 से छोटा हो, तो इसको मुझे 201 से अगर मैं छोटा करता हूं तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, सही है। ये एंड का मतलब है। अगर यहाँ पे मैं एंड के बजाय और लगा दूंगा तो दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन मीट होगी तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये है एंड और का मकसद, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 100 तो भी ये ट्रू रहेगा। इसको जब मैं 100 करूंगा तो ये फॉल्स होगा। दोनों में से एक कंडीशन भी मीट होगी तो आपका और काम कर जाएगा, और अगर दोनों कंडीशन मीट करवानी है तो फिर आप एंड लगाते हो। तो ये एंड और का फर्क है। अच्छा जी, इधर आ गया। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं और फंक्शन को लिखने का हमेशा याद रखें तरीका, चाहे आप सिंपल से सिंपल फंक्शन लिख रहे हो और फंक्शन आप सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लेट सपोज सिर्फ एक सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, सही है, तो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला फंक्शन है। सम का मतलब आप 2-3 नंबर को ऐड कर रहे हैं, सही है। तो इसका तरीकाकार ये है, लेट सपोज आपने यहाँ से ये किया, यहाँ से कॉमा डाल के ये किया, इसको बंद कर दिया, तो ये क्या करेगा? इन दो सेल के फंक्शन बता देगा। किसी भी फंक्शन को प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आप लेट सपोज सम लिखते हो, आप चैट जीपीटी पे जाओ और लिखो गिव मी 10 डिफरेंट आइटरेशंस ऑफ द सम फंक्शन। उससे क्या होगा कि सम फंक्शन 10 डिफरेंट तरीके से कहाँ यूटिलाइज हो सकता है वो आपको बता देगा, सही है। तो हमेशा एक फंक्शन की डिफरेंट आइटरेशंस देखें कि वो फंक्शंस कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, सही है। लेट्स सपोज अगर भी मेरे पास चल रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूं। यहाँ से हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं, चल रहा है उसको निकाल तो ये चलता है, इसको हम वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ट्रू फॉल्स ये हो गया 4.3 और 4.2 की प्रैक्टिस क्या थी ये तो कर लिया हमने, काउंट टेबल ये तमाम चीजें, और कंकैटिनेट ये हमने किया था 4.3 का जो रिजल्ट था। हमने कंकैटिनेट फंक्शंस को यूटिलाइज किया था जिसमें हमने अपना बहुत सारे वर्ड्स को जो आपस में जोड़ा था। कंकैटिनेट हम कैसे कर सकते हैं? एम्परसेंड साइन के साथ। ये देखें, ये आपकी 4.3 का रिजल्ट ये आ गया आपका। अगर इसको देखें तो इन्होंने किस तरीके से कंकैटिनेट किया है, इन्होंने कंकैटिनेट का फंक्शन यूटिलाइज किया है। आप लोग चाहो तो कंकैटिनेट के बजाय एम्परसेंड साइन को भी यूटिलाइज कर सकते हो। एम्परसेंड साइन ये वाली होती है जो कि आपके 7 के नीचे होती है। क्या हो गया? 3 चल नहीं रहा।
पहले यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। ये वाली साइन जो है एम्परसेंड की होती है, तो आप दो चीज़ों को एम्परसेंड करके भी जोड़ सकते हो, वरना दूसरा जो है वो कंकैटेनेट का फंक्शन करके भी यूटिलाइज कर सकते हो। दोनों का काम एक ही होता है। सर इससे किस तरह करेंगे हम? किससे? ये परसेंट जो आप बता रहे थे। एम्परसेंड से जी। ये आपने किया 2000 एम्परसेंड, ये दोनों जुड़ गए। सही है, बात एक ही। अब आपको बीच में जो है वो गैप देना है, तो आप इधर भी एम्परसेंड देंगे, फिर इधर भी देंगे, फिर इधर भी देंगे, फिर इधर भी देंगे। सही, तो ये आपका गैप क्रिएट होगा। गैप तो क्रिएट ही नहीं है ना, स्पेस दे दिया मैंने। सही है, तो इस तरीके से जो आपको आसान लगे। कंकैटेनेट आसान लग रहा है, कंकैटेनेट कर ले। एम्परसेंड आसान लग रहा है, एम्परसेंड कर ले। सही, दोनों का काम सेम। अच्छा जी, और आगे आ गए। इसमें भी यही था। अब आ जाते हैं मेरे ख्याल से आखिरी के लिए जो है चार्ट्स हैं। ये बुक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है। सही, इसके साथ मैंने आप लोगों को एक चीज़ दी थी यहाँ पे, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर अपना पावर BI का था ये ऑप्शन, इसमें मैंने आप लोगों को जो है ना चार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस दी, बताए थे कि कौन सा चार्ट किस लिए काम आता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना कौन सा चार्ट किस लिए यूटिलाइज हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसको जरूर देख लीजिएगा। सही है, कि जैसे बार चार्ट कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, कॉलम चार्ट कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, लाइन चार्ट आपका ट्रेंड के लिए होता है, एरिया चार्ट भी ट्रेंड के लिए होता है, पाई चार्ट, डोनट चार्ट। सही है, ये आपका प्रोपोर्शन ऑफ अ होल बताता है। सही है, तो इसमें आप जितने भी हम लोगों ने ग्राफ प्रैक्टिस किए हैं वो तीन ही किए हैं। एक हमने डोनट चार्ट, पाई चार्ट किया, एक हमने जो है लाइन चार्ट किया है, और एक हमने बार चार्ट किया है, कॉलम चार्ट किया। तो ये तीन चार्ट हमने किए, यही तीन चार्ट हम ऑब्वियसली बना रहे होते हैं। लाइन चार्ट कैटेगोरिकल डेटा, आपका डोनट चार्ट या पाई चार्ट आपका प्रोपोर्शन ऑफ अ होल, मतलब अगर पूरा एक प्रोपोर्शन है, सॉरी पूरा होल है चार्ट, तो उसके अंदर किसका कितना पार्ट है, उसका किसका कितना रोल है। सही है, तो प्रोपोर्शंस, सही है, कितना कौन प्रोपोर्शनेटली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पाई चार्ट में। प्रोपोर्शन ऑफ अ होल इज योर आपका डोनट चार्ट और योर पाई चार्ट। ग्राफ इन्होंने डिफरेंट तरीके बताया हुआ है बताने का। सही है, एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ में आ गए और इधर सॉरी ये रहा उसकी एक्सरसाइज, और हमने ऑब्जेक्टिव 5 में हमने 5.1 का रिजल्ट देख लेते हैं। इसमें हमने जो है वो डिफरेंट चार्ट्स बनाना सीखे थे। सही है, यहाँ पे जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा का सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंट जो है वो चार्ट टाइप सेलेक्ट डेटा आप करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा कि आपकी चार्ट रेंज क्या है। चार्ट रेंज इन्होंने देखें पूरी ये सेलेक्ट की हुई है। इसमें यहाँ से लेजेंड एंट्रीज इन्होंने अक्टूबर नवंबर दी हुई है। सही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंट्रीज आपने सारी बल्ब और ये तमाम चीज़ें इसकी कैटेगरीज दी है, नंबर दी है। सही, तो अगर आप स्विच करना चाहें तो आप स्विच भी कर सकते हैं। सही, उसको स्विच कर देंगे तो इस तरीके का बन जाएगा। तो ये आप इसके साथ प्ले अराउंड करेंगे। हमने जो ज़्यादा वो चीज़ें प्रैक्टिस करी थी वो हम अभी आके जब अपना डैशबोर्ड देखेंगे तो उस पर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चार्ट कहाँ से बनाते हैं, चार्ट आप जो है वो इंसर्ट में आके यहाँ पे आपका चार्ट टाइप मौजूद होता है। सही, यहाँ से आप आके चेंज टाइप सेलेक्ट डेटा करेंगे। सेलेक्ट डेटा में आपने उसको पूरा सेलेक्ट कर लिया।
ये आपका यहाँ तक आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपका ये वही चीज बन के आ गई है। इन्होंने क्या किया है, इसको 3D कर दिया है। तो आप यहाँ पे 3D किसी को दिख रहा है? और चार्ट्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं या तो आके यहीं पे होगा फिर ये सही है। तो ये 3D चार्ट बन गया है। इसको उन्होंने और खूबसूरत करते चले गए। ये उस टाइप का आपका बनता चला जाएगा। अच्छा जी, फर्दर ऑनवर्ड्स 5 पॉइंट फॉर्मेट चार्ट एक ऑप्शन, ये भी हम देख लेंगे जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे। एयर क्वांटिटी रिपोर्ट, और आखिरी में हमने जो था वो हमने देखा था किस तरीके से हम इमेजेस ला सकते हैं, और इमेजेस हम लाते हैं इंसर्ट से, यहाँ से पिक्चर्स में, प्लेस पिक्चर इन सेल दिस डिवाइस करके हम कोई सी पिक्चर ला के प्लेस करेंगे तो वो सेल के अंदर प्लेस हो जाएगी। टाइम लगा रहा थोड़ा, तो ये पिक्चर के अंदर थोड़ा क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस सेल के अंदर आ जाएगा। इंसर्ट में गए, पिक्चर्स में गए, प्लेस इन सेल दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस करेंगे तो स्टॉक इमेजेस खुल जाएंगे जो कि हम मौजूद होंगे। सही है। और अगर आप लोग जो है वो स्टॉक इमेजेस से नहीं करना चाह रहे तो जो है अपनी प्लेस जो पिक्चर्स हैं उनको कर सकते हैं, जैसे स्टॉक इमेजेस आ गए। सही। आइकन्स डालना चाहे तो आइकन्स आ जाते हैं। सही है। जो आप प्लेस करना चाहें आप उसको प्लेस अभी डाउनलोड करके इसको प्लेस कर देगा। ये आपका आइकन प्लेस हो गया। अच्छा, जैसे आप पिक्चर पे करेंगे तो पिक्चर का डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ऑल्टर टेक्स्ट इसके बारे में कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सही है। ये तमाम चीज़ें आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। करेक्शन कुछ करना चाहो आप लोग, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये तमाम चीज़ें देना चाहो, ट्रांसपेरेंसी, बैकग्राउंड रिमूव, ये तमाम चीज़ें जो जो आपके टेबल में मौजूद है वो आप कर सकते हो। ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो थी है हमारी 5th क्लास जो है वो कंक्लूड हुई थी। फिर हमने शायद जो है वो अपना डेटा फॉर पावर BI लर्निंग ये कौन सा था यार, हमने वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप देखा था। वो अगर मुझे मिल जाता है तो अच्छी बात। तो हमने डिफरेंट लुकअप फंक्शंस देखे थे। सही है। इसमें वी लुकअप क्या करता था, हाँ वर्टिकली चेक करता है। वी लुकअप में एक चीज का ख्याल रखिएगा कि वी लुकअप कैसे चलता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलता है। सही है। तो कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि सैलरी को जो है वो वी लुकअप लगाएं और डिपार्टमेंट को सर्च करें। हमेशा आप लेफ्ट वाली वैल्यू को पहले लुकअप करते हो और इससे आगे की वैल्यू को जो है वो फाइंड करते हो। सही है। वी लुकअप सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला फंक्शन है। वी लुकअप को अगर आपने देखना हो तो मैं एक दफा दोबारा इसको कर देता हूँ इंसर्ट। यहाँ से आप फंक्शन में गए, फंक्शन में आप वी लुकअप में गए,
VLOOKUP में क्या, VLOOKUP में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। लुकअप वैल्यू आपकी लेट्स सपोज 102 हो गई। टेबल एरे कौन सा होगा, टेबल एरे आपने जो है ये पूरा एरे दे दिया, सही है। और इसके बाद कॉलम इंडेक्स कौन सा है, आपको लेट्स सपोज नेम चाहिए तो कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4 5। अगर आपको एज चाहिए तो कॉलम इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही है। रेंज लुकअप फॉल्स हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, सही है। और इसको हम ओके कर देते हैं तो हमारे पास 102 के सामने एज जो है वो 30 है तो हमारे पास 30 आ गया, सही है। इसी तरीके एच लुकअप जो है वो हॉरिजॉन्टल चलता है, जैसे आप उसमें कॉलम बता रहे थे इसमें आप रॉज बताएंगे। इन्होंने देखो 104 पे आयशा निकाला है, इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉलम में इस टेबल के अंदर चौथे रो पे, सही, दूसरे उस पे, सही, दूसरे पे हमें आयशा मिलेगी। इसको देख लेते हैं इसका फंक्शन। ये I5 I15 जो है वो ये आपका लुकअप वैल्यू है। ये पूरा टेबल हमने सेलेक्ट किया, रॉ हमने 2 दी, सिलेक्शन में फॉल्स दी तो आपके पास आ गया। फिर दूसरा यूटिलाइज होने वाला फंक्शन इंडेक्स और मैच है। इंडेक्स क्या करता है, आपका जो भी चीज मौजूद है, सही है, कौन से कॉलम में कौन से रॉ में उसको ढूंढ के ला के दे देता है, सही है। और मैच क्या करता है, मैच उस वैल्यू को ढूंढता है और उसको किस कॉलम में और किस रॉ में मौजूद है उसका इंडेक्स ला के दे देता है। तो इस तरीके से इंडेक्स और मैच वर्क करता है। देखिए करके बता देते हैं। देखिए इंडेक्स क्या करता है, लेट्स सपोज मुझे इंडेक्स क्या करता है, एरे बताओ, रॉ नंबर बताओ, कॉलम नंबर बताओ। तो इंडेक्स कह रहा है कि इस एरे के रॉ नंबर 2 पे और कॉलम नंबर 2 पे क्या मौजूद होगा। रॉ नंबर 2 कॉलम नंबर 2 पे क्या मौजूद होना चाहिए, बताओ। रॉ नंबर 2 कॉलम नंबर 2 बनाना होना चाहिए, सही है। अब मैच क्या कहता है, मैच कहता है लुकअप वैल्यू को बताओ, लुकअप एरे बता दो, सही है, और मैच टाइप 0 बता दो। सॉरी लुकअप एरे गलत बता दिया। मैच क्या कहेगा, लुकअप वैल्यू बताओ, लुकअप एरे किस में मौजूद है, इसमें, सही है। और मैच टाइप क्या होगा, 0 2 के अंदर सर्च करना है, सही है। ये ढूंढ के देगा कि इस एरे में दूसरे नंबर पे जो है मौजूद। इसको यूटिलाइज करके हम जो है हमने एक फंक्शन बनाया था डायनामिक कि अगर लेट सपोज हम जो है वो एमा की जगह इथेन करें तो ना हमारे पास मार्क्स सबके जो है वो इथेन के मार्क्स आ जाए। तो इसको हमने कैसे किया था, लेट सपोज यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसको मैं सिर्फ एक को देखता हूँ, मुझे मैथ्स के फंक्शन चाहिए तो पहले क्या करूँगा, इंडेक्स, एरे कौन सा है मेरे पास, ये पूरा एरे आ गया, सही है। मैच, मैच में लुकअप वैल्यू कौन सी है, मैथ्स, लुकअप एरे कौन सा है, सही है, ये होना चाहिए उसूल, सही है। ये होना चाहिए, मैथ्स इसमें मौजूद है, कौन सा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सही। ये हो गया मैच और 0। कॉलम कौन सा है, पहले रॉ नंबर आती है और फिर आता है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3। तो आपके पास ये मैच उठ के आ गया। एक चीज गलत की ना, मैच जो है ना, एरे हमें मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो हम इसको यू लगाएंगे, ठीक, 44। और कुछ गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। इंडेक्स हमने किया इसको, सही, और मैच किया हमने ईडन के साथ। ईडन के मार्क्स हमारे पास ये आ गए।
और ये हो गया हमारा 0 और कॉलम नंबर हमारे पास हो गया 1 2 3। अब हमारे पास मार्क्स ये आएंगे। गलती ये कर रहा था कि हमें नाम किसी भी तो मैच करना है। अब दोबारा मैं बता देता हूँ इंडेक्स मैच को मैंने कैसे यूज किया। लेट्स सपोज मेरे पास मैथ्स ईडन के मुझे मार्क्स चाहिए, सही है। ईडन के मार्क्स जो है वो कहाँ मौजूद है, ईडन के मैथ्स के मार्क्स चाहिए मुझे, सही है। तो ईडन के मैथ्स के मार्क्स मुझे पता है कॉलम नंबर 3 में मौजूद है, सही। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंडेक्स करूंगा। इंडेक्स में मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूँ। सर इज इट ओके कि हम सिर्फ ऊपर वाले जो टॉप की जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन करें? नहीं, देखें जब हम सेलेक्ट जो चीज जिस एरे में ढूंढ रहे होंगे ना उसी को सेलेक्ट करेंगे, सही है। मैच में इंडेक्स में हम पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। इंडेक्स में मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। अब मैं कह रहा हूँ इस टेबल में मुझे मैच ला के दो इस स्टूडेंट का जो कि मौजूद है लुकअप वैल्यू इसकी L43 में। ये एरे कौन सा है, ये एरे नेम का है, सही है। लुकअप वैल्यू हो गई 0। लेट्स सपोज अब मैं कह रहा हूं कि मुझे जो है वो इसको मैथ को भी डायनामिक बनाना है, सही है। तो ये अगर मुझे सिर्फ मैथ को सब्जेक्ट को डायनामिक नहीं बनाना तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कौन से उसमें मौजूद है 1 2 3 में, सही है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको कर देता हूँ 3rd कॉलम। तो इस इंडेक्स में इस वाले कॉलम में जाओ, नाम ढूंढो, उस नाम के सामने 3rd कॉलम में जो सी भी चीज है वो लेकर आ जाओ, हाँ। मैथ्स के मार्क्स है तो मैथ्स के मार्क्स लेके आ जाएगा। अब फर्दर ऑनवर्ड्स मैं अगर मैथ्स को भी डायनामिक बनाना चाह रहा हूँ तो मैं मैथ्स लिखूंगा। मैथ्स लुकअप वैल्यू कौन सी है, अब मैथ्स हो जाएगी। और लुकअप एरे कौन सा हो जाएगा, अब ये वाला एरे हो जाएगा। ये कौन से कॉलम में जाना है और इसको वो सेलेक्ट करके दे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। देखो पहले इसने क्या किया, इसने नेम का इंडेक्स तो सबके समझ में आ गया क्या हुआ है। इंडेक्स के बाद जो है इंडेक्स बेसिकली क्या कहता है, अगर मैं इंडेक्स कर दूं तो एरे रॉ नंबर कॉलम नंबर, सही है। रॉज ये हो गई, कॉलम्स ये हो गए। तो रॉज नाम में मौजूद है, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैच लिखा। मैंने यहाँ क्या किया, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्स किया, मैच किया इससे ईडन से, और ईडन जहाँ पे मौजूद थी ना, जिस रॉ में नेम्स का पूरा एरे था उसको सेलेक्ट कर लिया, सही। अब यहाँ क्या होगा कि नाम उठ के आ जाएगा कि ये ईडन जो है इस रॉ नंबर पे मौजूद है, सही है। फिर मैंने क्या किया, मैच किया और बताया कि सब्जेक्ट मैथ में मैथ वाला एरे को सेलेक्ट कर लिया। मैथ क्या है, सब्जेक्ट वाइज किसमें है, कॉलम्स में है। तो यहाँ से कॉलम उठ के आ जाएगा। तो इंडेक्स क्या कहेगा कि इस एरे में, इस रॉ में, इस कॉलम पे जो भी वैल्यू मौजूद है उसे पिक करके लिया। तो ये आपकी उठ के इस तरीके से आ जाएगा। दो इंडेक्स हो तो आप 2 इंडेक्स करेंगे। आप जो कह रही है ना उसमें, जैसे ये रेफरेंस, उसमें फिर आप इस तरीके से वो वाला रेफरेंस करेंगी, मिसाल तौर पे इस टेबल को रेफर करेंगी, फिर कॉमा करके इस वाले टेबल को रेफर करेंगी, सही है। फिर कॉलम नंबर आप लेट्स सपोज 1 और 1 देगी तो ये उठ के आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन इंडेक्स 2 टेबल वाला करते नहीं है हम, इंडेक्स जो है ना वो एक ही वाला कर रहा होता है, सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंडेक्स में। समझ में आ गया। इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ होगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, जैसे वी लुकअप फंक्शन है ना, और एच लुकअप है और इंडेक्स मैच है, और एक एक्स लुकअप फंक्शन भी है। एक्स लुकअप फंक्शन क्या करता है, एक्स लुकअप को आप आसानी से कहीं से भी यूटिलाइज कर सकते हो, लेट्स सपोज। लेकिन ये एक्स लुकअप जो है वो 365 में होता है। लुकअप वैल्यू मैथ्स है, लुकअप एरे कौन सा है, मैथ्स किसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, यूं करेंगे, सही है। और रिटर्न एरे कौन सा है,
सॉरी गलत हो गया। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू आपकी हो जाएगी ईडन, लुकअप एरे हो जाएगा आपका ये, और रिटर्न वैल्यू हो जाएगी आपकी मैथ्स। सही है, तो अब आपका 79। तो इस तरीके से आप लोग वी लुकअप और एक्स लुकअप में डिफरेंस क्या होगा? कोई फंक्शन मसला नहीं। वी लुकअप एक्स लुकअप का फायदा ये है कि एक्स लुकअप ये वी लुकअप पे नहीं चलता, क्योंकि वी लुकअप जो है वो क्या कह रहा है, लेफ्ट से राइट। सही है, लेफ्ट से, अगर कोई लेफ्ट से राइट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। एक्स लुकअप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी तरीके से, मतलब एक्स लुकअप जो है इंडेक्स मैच, एच लुकअप वी लुकअप सबका जो है ऑल्टरनेट है। अगर एक्स लुकअप आपको आता है, ये आपके उसमें मौजूद है, तो आप आसानी, एक्स लुकअप क्या कहता है, लुकअप वैल्यू देखो, सही है, लुकअप एरे देखो, सही है, लुकअप एरे क्या है, ये है, मैथ्स के मार्क्स यहाँ है, और रिटर्न एरे देखो ये है। लुकअप एरे में मिसाल दे रहा हूँ, सही है। अगर चले इसको उल्टा कर लेते हैं, 79, सही है, एक्स लुकअप देखो, ये देखो कहाँ पे 79, लुकअप एरे क्या है, सही है, मैथ्स होगा ना, सही है, नंबर्स है ना, और बी रिटर्न एरे कौन सा है, नेम्स, सही है। तो ये आपका ईडन आ गया, सही है। उल्टा भी चला सकते हो, वी लुकअप ऐसे नहीं चलेगा। एक्स लुकअप सबसे बेहतरीन है, सही है, लेकिन एक्स लुकअप जो है वो लेटेस्ट वर्जन में, हर उसमें नहीं है, सही है। सबसे अच्छा जो है वो इंडेक्स मैच, कौन से ये जो लेटेस्ट वर्जन है 365 उसमें है एक्स लुकअप, इसके अलावा कुछ नहीं। और किसी में 2019 में बस घर पर है, उसमें तो नहीं है, सही है। तो ये वाला कौन सा जो आप चला रही है? ये जो भी चला रहा था ये एक्स लुकअप है ना, नहीं ये 2000 ये तो 365 है, सही है। लेकिन इंडेक्स मैच सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है। जो इंडेक्स मैच हमने देखा है कि कहीं सी चीज को भी इंडेक्स करके मैच करके लेकर आते हैं, सही। तो ये हमने फंक्शन देखे थे क्लास में। फिर हम आ गए थे जो है वो सेल्स एनालिटिक्स में। सेल्स एनालिटिक्स में हमने क्या किया था कि हमने एक डैशबोर्ड लिया था, किधर गया, नहीं डैशबोर्ड नहीं, वर्किंग ली, वर्किंग में सेल्स ट्रेंड पे किधर गया, ये रहा डेटाबेस, ये रहा डेटाबेस। ये डेटाबेस को हमने एक पिवट टेबल लिया था, और इस पिवट टेबल को हम रेप्लिकेट करते हुए चले गए थे, सही है। और उस रेप्लिकेशन में हमने जो है ना डिफरेंट ग्राफ्स बनाए थे, और उस ग्राफ को फिर हम लेकर आए थे यहाँ पे, अपना एक डैशबोर्ड बनाया था, और डैशबोर्ड में हमने सेलेक्ट कर लिया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी कि आप यहाँ पे जब स्लाइसर बनाते थे, स्लाइसर्स में आप यहाँ पे, जैसे ये स्लाइसर्स है, तो यहाँ पे आपके पास आता है रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन में आपने जितने भी पिवट टेबल होते हैं उनको सबको सेलेक्ट करना होता है, तभी वो पिवट टेबल सिंक्रोनाइजेशन में जो है वो वर्क करते हैं, सही है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो उनमें जो है वो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, सही है। तो ये चीज का खास ख्याल रखना है। इस तमाम जो है स्लाइसर्स को आप पहले तो आपने ये जितने भी पिवट चार्ट हैं इनको अलग अलग नहीं बनाना है, इनको एक बना के रेप्लिकेट करना है। और रेप्लिकेट करने के बाद जब स्लाइसर्स बनाने हैं तो स्लाइसर्स को आपने, स्लाइसर्स कहाँ से बनते थे, स्लाइसर्स जब भी पिवट टेबल है, अगर आप यहाँ पे आप जैसे कोई ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहा ना, तो बेसिकली आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो पिवट टेबल एनालाइज आ जाएगा, और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर्स आ जाएंगे। और इंसर्ट स्लाइसर्स जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके पास टेबल्स के कॉलम्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। उस पर आप जिस पे भी नाम लिखेंगे, जैसे प्रोडक्ट नेम, और ओके करते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट नेम का स्लाइसर बन जाएगा। फिर फर्दर ऑनवर्ड आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन करेंगे, और सारे पिवट टेबल को उससे जोड़ देंगे, सही है। जब आप जोड़ देंगे तो अब ये पावर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट नेम भी सिंक्रोनिसी में वर्क करेगा, सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करेगा। सही है, क्लियर है। फर्दर ऑनवर्ड फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूटिलाइज किए थे वर्किंग्स में, हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रीजन, हाईएस्ट रेवेन्यू बाय हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू,
इसमें हमने इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला ही लगाया था। सही। और एक काम हमने इधर और किया था जो कि बता दूं आप लोगों को, वो हमने ये किया था कि यहाँ पे डेटाबेस में आने के बाद जो है वो नेम्स असाइन कर दिए थे। एग्जैक्टली वो कहाँ से किए थे, फॉर्मूलाज में आके क्रिएट बाय सिलेक्शन। सही है। तो टॉप रॉ को करके हमने इसे ओके किया था। सही है। ये इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास नेम मैनेजर में जाए तो ऑलरेडी नेम्स असाइन हो गया। सही। तो इसको नेम असाइन करने का फायदा क्या होता है, नेम असाइन करने का फायदा ये होता है कि अगर मैं वर्किंग में हूँ और यहाँ पे वो भी एक तरीके का फंक्शन बन जाते हैं। सही है। देखें रीजन लिखूंगा, सॉरी अगर मैं यहाँ पे रीजन लिखूँ तो मेरे पास सारे रीजन आ जाएंगे। मैं किसी भी कॉलम को अपनी कैलकुलेशन में कॉल कर सकता हूँ। क्लियर। अच्छा जी, ये आपका डैशबोर्ड हो गया। फिर फर्दर ऑनवर्ड हम यहाँ पर आ जाते हैं। आखिरी जो हमने क्लासेस में किया था वो किया था अपना सेल्स बॉयज ग्रुप क्लास है, गर्ल्स ग्रुप। चलो बॉयज के ले लेते हैं जो सामने आ गया। पावर पिवट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। पावर पिवट में ये पावर पिवट में गए मैनेज किया तो हमारे पास यहाँ पे पावर पिवट ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, सिंपल जो है वो यहाँ से जितने भी टेबल्स लेकर आए थे, जैसे ये टेबल लेकर आए और इसको हमने इंसर्ट किया था, सॉरी डेटा में गए थे और डेटा में गेट डेटा से लाके फ्रॉम एक्सेल फाइल लेकर आए थे। और जब हम उस फाइल को ले आए थे तो फिर हमने उसको क्या किया था, पावर पिवट में आके ऐड टू डेटा मॉडल किया था। इस तरीके से हम हर फाइल को पावर पिवट में लेके चले गए थे। और जब हम हर फाइल को लेके गए थे तो फिर हमने उसकी रिलेशनशिप बनाई थी। रिलेशनशिप कैसे बनती है, किसी को याद है? फॉरेन की और यूनिक की से। यूनिक की और फॉरेन की क्या होती है? यूनिक की और फॉरेन की वो कीज होती है जिससे आप दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हो। यूनिक की हमेशा आपके डायमेंशनल टेबल में मौजूद होती है। डायमेंशनल टेबल क्या होता है? जो भी आपका सेल्स टेबल है या जो फैक्ट टेबल है, जो डेटा टेबल है, उसके एट्रीब्यूट्स बताता है। लेट्स सपोज आपका एक टेबल है जिसमें सेल हुई हुई है एक आइटम की, आपके पास लेट्स सपोज एक शॉप है, उस शॉप की जो है वो एक सेल्स टेबल है। उस सेल्स में है रेड टी शर्ट इतनी बिकी, ब्लैक टी शर्ट इतनी बिकी, व्हाइट टी शर्ट इतनी बिकी। तो आप टी शर्ट्स के नाम नहीं लिखते, आप टी शर्ट्स को कीज असाइन करते हो। जैसे आप शॉप्स पे जाते हो तो कोड लिखे हुए होते हैं डब्बों पे, वो कोड आप असाइन करते हो और उस कोड से एक और नया टेबल बनाते हो और उस कोड के आगे आप लिखते हो कि अगर 101 है तो इसका जो है कलर ये होगा, प्राइस ये होगी, कॉस्ट ये होगी और तमाम डिटेल्स लिखते हो। तो अब आपके पास एक सेल्स टेबल आ गया जिसमें सिर्फ एक लिखा हुआ है 101 के आगे ये चीज इतनी बिकी, और एक टेबल है जिसमें लिखा हुआ है कि 101 के इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सही है। प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, सही है, डिस्काउंट्स कितना दे सकते हैं, और उन दो टेबल को आप आपस में कनेक्ट करते हो। सही है। तो कनेक्शन से क्या होता है कि अब लेट्स सपोज अगर आपको सेल्स देखनी है और उसका डिटेल देखनी हो तो आप देख सकते हो। यही काम हमने किया था कि हमने किस टेरिटरी से बिका है, कितना जो है वो कौन से कस्टमर्स ने खरीदा है और कौन से क्या कहते हैं ये क्या है, किस डेट पे कितनी सेल हुई है। तो फर्दर ऑनवर्ड इससे हमें क्या फायदा होता है, इस चीज को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि एक टेबल एक चीज बताता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है कि कभी भी आपको कोई चीज डिलीट करनी पड़ती है तो पूरा टेबल डिस्टर्ब नहीं होता। सही है। इसमें जो भी रेलेवेंट डेटा, डिलीशन कहाँ होगी, आपके फैक्ट टेबल में, क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर कोई आइटम रिटर्न हो रहा है तो आप वो डिलीट करोगे अपने सेल्स के टेबल में आके कि ये एंट्री रिमूव कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो दूसरा टेबल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेट्स सपोज आपने एक नई दुकान खोली और अगर आपने सब सारा का सारा एक ही टेबल में रखा है
और एक ही आइटम आपका बिका और वही रिटर्न हो गया, तो आपकी वो एंट्री डिलीट हो गई, इसका मतलब वो आइटम ही गायब हो गया। अब अगर वो दोबारा आएगा तो आपको दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी शुरू से। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सारी की सारी डिटेल अलग टेबल में रखते हैं और सिर्फ एंट्री के तौर पे जो आइटम है उसको एक कोड असाइन करते हैं और उसको एक अलग टेबल में रखते हैं। सही है। खैर एनीवेज, उसके बाद डेटा व्यू में आने के बाद हमने छोटे बेसिक सिंपल डैक्स ऑपरेशन देखे थे जो कि किस तरीके से वर्क करते हैं। डैक्स को लिखने का तरीका ये होता है कि लेट्स सपोज आप जो है एक रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है, तो रेवेन्यू सेमीकोलन इक्वल टू अब जो है वो वर्क करेगा। सही, रेवेन्यू रॉ बाय रॉ हमने कैलकुलेट किया था, उसमें क्या किया था, सेल्स का टेबल लिया हमने, सेल्स के टेबल में हमने ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया था अगर सेल्स प्राइस प्राइस तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होकर आ गया था। इसके बरस ये अगर आपका हटा हुआ होगा तो आप डैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये लगा हुआ होगा तो आप डैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है मेजर। और इसी तरीके से हमने जो है वो क्या कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम भी यूटिलाइज किए थे। कैलकुलेटेड कॉलम सपोज हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये हमने कैलकुलेटेड कॉलम यूटिलाइज किया जो कि दिखा रहा है फॉर्मेट स्टार्ट ऑफ द मंथ और 4 टाइम्स m, मतलब उसके 3 डिजिट्स ऑफ द जो है वो मंथ के ले लो। तो इस तरीके से फिर हमने जो है वो कस्टमर लुकअप टेबल में एज निकाली थी इफ का फंक्शन यूटिलाइज करते हुए, जो कि ये है इफ और एंड को। ये थोड़े से ये सब चीजें ना आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेंगी, सॉरी। ये हमने किया था कैलकुलेट, सही। तो यहाँ के बाद हमने जो है वो फिर हम आ गए थे डैशबोर्ड, हमने वैसे ही कैलकुलेट किया था जैसे दूसरा करते हैं। क्या हमने सेव कर देते हैं। अब यहाँ से हमने इसका डैशबोर्ड कैलकुलेट किया था, शीट 1 पे आके ये हमारे पास शीट 2 में हमने डिफरेंट जो है वो डैशबोर्ड बनाने की कोशिश की थी। टेबल्स को हम जो है उसी तरीके से लेकर आएंगे और उसको कैलकुलेट करके पॉपुलेट कर देंगे जैसे हमने सिंपल डैशबोर्ड बनाया था। ये यहाँ तक आपका जो है वो पावर पिवट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, बेसिक एक्सेल हो गया। आखिरी काम जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो हमने किया था मैक्रोस। मैक्रोस की फाइल मेरे पास है नहीं, तो मैक्रोस बेसिकली आपको तो मैंने मैक्रोस बेसिक भी अगर हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड वाला, उसमें भी मैक्रोस इनेबल करके फाइल सेट कर दो। जी जी जी, अगर आप मैक्रोस यूटिलाइज कर रही हैं तो आपने मैक्रोस में एनेबल करना पड़ेगा। सही है, सही। मैक्रोस में जो है अब आप लोगों ने कोई इसके अलावा कोई चीज सवाल पूछनी है तो बता दें, तो वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ये मांगता है, सही है। अब इससे आगे आप लोग कहाँ जा सकते हैं, अगर आप सिंपल जो है वो अपना चल जाए यहाँ पे, क्योंकि मैं अपवर्ड इसको देख लेते हैं, एक्सेल जॉब्स अपवर्ड, एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट की जो चीज़ें हैं ना वो कभी भी रिडंडेंट नहीं, मतलब वो एप्स क्या कहते हैं ऑब्सोलीट नहीं होंगी। सही है। तो अब इससे आगे आप लोग क्या कर सकते हो, आप पावर BI कर सकते हो, पावर ऑटोमेट सीख सकते हो। सही है।
और जो है फर्दर ऑनवर्ड पाइथन को सीख सकते हो, पाइथन को आप पावर बीआई में यूटिलाइज कर सकते हो, अब एक्सेल के जो नए फंक्शन है उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। सही है, आप पाइथन यूज कर सकते जी जी आप यहाँ से इज इक्वल टू py लिखते हैं हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग आप यहाँ से लिख सकते हैं। सही है, तो आप लोग पाइथन सीख के एक्सेल में पाइथन भी यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा ये खुलता है तो मजीद एक्सेल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए पाइथन एसक्यूएल देखें जो ये एसक्यूएल तो नहीं पाइथन कर सकते हैं, लेकिन जितना एक्सेल ये है ना दैट इज मोर देन एनफ। देखें आपको ये तो डेटा एंट्री जॉब्स हैं, गूगल शीट इम्प्रूवमेंट, रियल एस्टेट फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल ये $50 का है, फ्रीलांस डेटा कलेक्शन $50। ये छोटे छोटे काम हैं जो कि आप आराम से ये तमाम से ये क्रिएट सिंपल इन्वेंट्री एंड फुड कॉस्ट सिस्टम। अब कोई भी काम आप जब करेंगे ना तो आप हमेशा जब भी, अब आप लोगों के लिए आसानी ये है कि अब आप लेट्स सपोज ये आपको एक चीज मिल गई ना, अब ये आप एक टेम्पलेट बना के रख लें। सही है, शुरू में उसमें जब भी आप बिजनेस करते हैं ना हमेशा रखो बिजनेस का पहला साल नुकसान में जाता है। सही है, तो बिजनेस में पहला साल आपने सिर्फ मेहनत करनी है। अब मेहनत क्या है, आपने लेट्स सपोज इधर आए अपवर्क प्लेटफॉर्म सारे पे अपना अकाउंट बनाओ, किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप क्लिक करोगे, जरूरी नहीं कि आप अपवर्क पे मेहनत कर रहे हो सिर्फ एक पे कर रहे हो, अपवर्क पे बनाओ, आप लिखो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क है, गुरु है, फाइवर है, सही है, पे लिंक्डइन है, फेसबुक पे पेजेस हैं, एक चीज बनाओ। अब जैसे आपने टेम्पलेट बना लिया, अब इसको हाउ टू मेक ए इन एक्सेल। अब ऑब्वियसली ये जो है आपके पास वीडियोस आ गए। सही है, वीडियोस के बाद जो है ये आपके पास ये वाले आ गए। फर्दर ऑनवर्ड्स ये आपने देख लिया, फिर आप लिखो फ्री टेम्पलेट और एक्सेल और फिर आप लिखो यही चीज, तो आपके पास फ्री कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स आ गए। अब आपके पास चीजें कलेक्ट होना चाहिए, इसको फिर आप फर्दर ऑन बनाओगे, इसी से सीखोगे और जो है फिर आप उसका वीडियो बनाओ या जो बनाओ, फिर उसको पॉपुलेट करो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, हर जगह। लिंक्डइन पे अपना पेज बनाए डेटा एनालिस्ट के नाम से या जिसके नाम से, और उस पे जो है ना रेलेवेंट चीजें डालें। सही है, जो इंडस्ट्री की न्यूज है, और ऑब्वियसली अपने लाइक माइंडेड लोगों को फॉलो करें। तो फिर आप जो है इस तरीके से आपको जो है वो काम मिलना शुरू होगा। फर्दर ऑनवर्ड जो है वो क्या कर सकते हैं, पेपर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी तक कोई सवाल है, कोई चीज है तो पूछ लें। सर ये जो आप बता रहे फाइबर लोगों में डॉलर में मिलते हैं ना, तो पाकिस्तानी इसमें कंपनी जो है वो लोग ना पे नहीं करती। यार देखो मैं एक बात बताऊं, हर चीज का ना एक स्टेप बाय स्टेप है। आप हर जगह से कोई भी काम अगर आपको 8 आने का भी मिल रहा है ना, सही है, तो वो ना छोड़ो। आइडिया ये होता है। अब लेट्स सपोज आपको पाकिस्तानी कंपनी भी मिल रही है, पाकिस्तानी भी बोलो सबको। सही है, अल्टीमेटली आपका जब पोर्टफोलियो डेवलप होगा तो आपको बाहर का काम मिलेगा ना। सही है, बाहर का काम करने का तरीकाकार ये होता है कि आप लेट सपोज जैसे आपने फाइवर पकड़ लिया, अब फाइवर को आप स्टडी कर रहे हो, फाइवर पे आपने जो है वो लेट सपोज अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है वो फेक रिव्यूज लिए, या फेक रिव्यूज नहीं तो अपने दोस्तों से रिव्यू लिए या इंटरनेशनल रिव्यूज लिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत कोई देखे तो काम देने का वाला समझे भी ना। और फाइवर पे भी जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आप 1000 का काम $5 $50 पे देते हो ताकि आपको काम मिले। तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके वही चीज बन जाती है। शुरू में आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करो, पाकिस्तानी मिले, बांग्लादेशी मिले, कोई काम मिले, काम नहीं छोड़ो। सही, इवन फ्री का काम मिले तो आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, उससे जो है वो कह दो कि यार मुझे तुम जो है अपना लोगो लगाने देना या जो भी लगाने देना, थोड़ा सा बहुत अपने आप को ब्रांड करना सीखो। सही है, तो आप ये लिख सकते हो चैट जीपीटी पे जाके, आई वांट टू स्टार्ट अ डेटा एनालिस्ट बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री, हाउ डू आई ब्रांड माई सेल्फ। तो जो है ना, और अपना टारगेट दे सकते हो चैट जीपीटी पे जाके। सही है, आई वांट टू अर्न $200 फ्रॉम एक्सेल। सही है, गिव मी अ कंप्लीट वर्क फ्लो। तो वो पूरा वो बता देगा तो 3 महीने में अंदर आपने क्या क्या काम करना है
सही है, कि आप किस तरीके से जो है वो अपने आप को इस काबिल बना सकते हो। जो मैंने पढ़ाया है मोर देन इनफ, सही है। एक्सेल में आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो है ना आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं आ पाएगी। आप इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद जो मैंने तरीका बताया वो देखो, सही है। और वीडियोस डालो, हर जगह अपने आप को मशहूरी करो, कार्ड बना सकते हो, कार्ड बना लो, जहाँ मिलो उसको कार्ड दो, इवेंट्स पे जाओ, ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड करो, सही है। जो सेमिनार जहाँ जहाँ पे जहाँ जहाँ अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हो शो करो, सही है, विद योर ब्रांड कि मुझे एक्सेल आता है, मुझे पावर BI आता है, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, सही है। तो फिर आपको जो है ना लोग जानना शुरू करेंगे, एकदम से काम नहीं मिलेगा, तो ये आपको अपनी PR बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा जी, जो अच्छे बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो करो। देखें अब जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं अगेन। जो हमने चैप्टर 1 देखा था उसमें हमने एक्सटेंशंस देखी थी, किस तरीके से फाइल्स की एक्सटेंशंस क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, सही है। और जो है वो अगर माइक्रो इनेबल्ड है तो क्या होगी, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, सेव करने का शॉर्टकट्स क्या होता है, सही है। वैल्यूज़ अगर आपने ऐड करनी हो तो क्या सा फंक्शन यूज़ होता है, ऑटो फिल का काम क्या होता है, टैब्स क्या करते हैं, वर्कबुक वर्कशीट में क्या फ़र्क है, सही है। किसी का एड्रेस किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, सही है। न्यूमेरिक कौन सा फंक्शन ज़रूर देख लेना, फंक्शंस कौन सा न्यूमेरिक रिटर्न जो है कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है, सही है। तो इवन जो है वो टेक्स्ट, हाँ कंकैटिनेट का फंक्शन देख लेना, फंक्शन हो गया सॉर्टिंग फ्रीजिंग। एक चीज शायद मैंने आप लोगों को अगर कोई मिसल लेट्स सपोज मेरा ख्याल बताई होगी, मैं फिर बता देता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये है, सही है, मैं व्यू में जाता हूँ और फ्रीज करके पेन्स करता हूँ तो ये पेन फ्रीज हो जाता है, सही है। इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, सही है। व्यू आप फ्रीज कर देते हो, सही है। ग्रुप अच्छा, पिवट्स ऑप्शन, चार्ट्स का जरूर देख लेना, पावर पिवट क्या करता है, सही है। पावर पिवट जो है वो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स ये पावर पिवट में आता है, ये मैंने बताया। डेटा मॉडलिंग, डैक्स क्या होता है, डैक्स में फिल्टर कैसे हो किया जाता है, सही है। डैक्स में जो है इटरेटिव फंक्शन क्या होता है, इटरेटिव फंक्शन रो कॉन्टेक्स्ट, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना बड़ा सा, जो आप लोग देख रहे थे खामोशी से, सम एक्स वाला, वो होता है। हाँ, ये प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर होगा। आप लोग टाइम लगाते हो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। हमने अपने टाइम पे ना बड़े शौक से संडेज को लिया था अरबी का कोर्स ना, तो 6 महीने के बाद हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई फ़ायदा ही नहीं, बस हम एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते थे। जैसे कि VLOOKUP और XLOOKUP वगैरह जो है ये काउंटर पार्टी होती है ना जो बैंक के अंदर होते हैं। हाँ, मनी ट्रेड निकालनी होती है, इससे मॉलिक्यूलर इंक्वायरीज हाँ, हमें काउंटर पार्टी निकालनी होती है। अच्छा, वहाँ पर ये बहुत रिलेशनशिप है, तो मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें सर्विस से जा रही थी, समझ में तो प्रैक्टिस नहीं। देखें आपको ना एक्सेल में मैंने बुक्स हैं उसकी एक्सरसाइजेज हैं, हमने इसको बड़ा ना स्ट्रक्चर्ड वे में लिया है। आपके पास बुक्स हैं उसकी एक्सरसाइजेज हैं, वो करो। जब आपको वो फंक्शन समझ में आ जाए फिर आप डैशबोर्ड बनाओ, जो डैशबोर्ड मैंने बनाया है, सही है। उसके बाद आप पावर पिवट बनाओ जैसे मैंने बनाया। उसके बाद आप जो है जैसे टेम्पलेट्स है ना, आप उनको पढ़ना सीखोगे तो फिर आपको आइडिया होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ये
पावर अपना अपवर्क और ये तमाम चीजें, जी। क्योंकि यहाँ पे फोकस हमारा जॉब्स के साथ साथ ये कि आप फ्रीलांस भी कर सको। तो ये अगर आपको पढ़ना आ जाएगा ना, पहले आप यहाँ पे होता है कि आप पढ़ना सीख जाओ कि कौन सा फंक्शन मैं इसको रेप्लिकेट करके खुद भी बना सकता हूँ। कोई भी अगर आप चार्ट देखो तो आप कहोगे यार इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो ये चीज होती है, तो प्रैक्टिस करोगे तो फिर आएगा। सही है। अच्छा, पावर पेमेंट मेजर्स आर स्टोर्ड इन जो है विद फंक्शन टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन मैंने आप लोगों को बताए हैं। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो होते हैं जो कि डेट से रिलेटेड होते हैं। सही है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। लेट्स सपोज मेरे पास जो है एक ये सब डेक्स में होता है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो होते हैं ना, ये सब डेक्स होता है। डेक्स क्या होता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन से दो पार्ट होते हैं, मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स। सही है। कैलकुलेटेड कॉलम्स आपके जो है ना वो कॉलम्स में रिसाइड करते हैं। सही है। और ये आखिरी की क्लास है ना, ये थोड़ी सी टफ थी। तो पावर बीआई में हम इन्हीं के ऊपर पूरा जो है वो 3 मंथ्स निकालते हैं पावर बीआई में। वी लुकअप से ज्यादा अच्छा जो है वो इंडेक्स मैच है। सही। ये हमने बॉयज में ना एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया अभी तक, गर्ल्स में नहीं चल बना पाए थे। तो यहाँ पावर पिवट में आके मैनेज में, और लेट सपोज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि डेट से रिलेटेड होते हैं। अब मुझे चाहिए वाइट, यहाँ मैंने बनाया हुआ है वाइट ईयर टिल डेट सेल्स। तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, मेजर्स जो होते हैं वो हमेशा डिसाइड करते हैं किसमें? आपकी विजुअलाइजेशन में। वो आपके विजुअलाइजेशन के अलावा कहीं नहीं शो होंगे। जब आपसे विजुअलाइजेशन में या ग्राफ्स में कॉल करेंगे तो शो होंगे। सही है। ईयर टिल डेट फंक्शंस इज इक्वल टू, सही है। अब जितने भी आपके टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है वो शुरू होते हैं फिल्टर एक्सप्रेशन से। कैलकुलेट इज अ फिल्टर एक्सप्रेशन। कैलकुलेट क्या कहता है? लेट सपोज मैं करना चाह रहा हूँ सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन या मेरा फॉर्मूला। सही है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? YTD डेट्स YTD, और इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ? जो मेरे पास डेट का टेबल। अब ये कैसे पढ़ूंगा? ये मैं कहूँगा कि मेरे पास जो भी ऑर्डर क्वांटिटी है उसको सम करो, और सम करो किस लिहाज से? ईयर टिल डेट। तो ये क्या करेगा? ये जनवरी से चलेगा दिसंबर तक सम करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर की जनवरी से फिर ये 0 से स्टार्ट करेगा, फिर दिसंबर तक जाएगा, उसका सम को टोल करेगा, और फिर जैसे ही तीसरे साल का जनवरी स्टार्ट होगा तो 0 से उसका सम करना शुरू करेगा ईयरली। सही। तो ये आपका ईयर टिल डेट फंक्शन हो जाता है। अब अगर मैं इसको वापस यहाँ पे लाऊं और इसको मैं देखूं पिवट टेबल पे, ये मैंने एक पिवट चार्ट को कंट्रोल C किया, यहाँ मैंने कंट्रोल V किया, और इसको मैंने पिवट टेबल एनालाइज कर दिया। फिर शीट को हमने सेल्स में फंक्शन बनाया था ईयर टिल डेट फंक्शन। सही है। तो इसको मैंने हटाया टोटल सेल्स को, और ग्रॉस को मैंने यहाँ ड्रॉप किया, और इसको मैंने यहाँ हटाया, और यहाँ से मैंने आपका डेट का फंक्शन ड्रॉप किया।
गेट से क्वार्टर ऑटो पे वो उठा लेते ना। हाँ, क्वार्टर ऑटो को उठा, क्वार्टर्स को आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके अब देखेंगे यहाँ तक 2016 से प्लस आया, सही है। और फिर यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हुई, इस तरीके से करता है। इसका टोटल आया 1535 और इसको उसने यहाँ तक प्लस किया, फिर इसको फर्दर ऑनवर्ड इसको यहाँ से लेके चला। इस तरीके से ये आपका अलग अलग साल अलग अलग, इस तीनों का सम नहीं कर रहा, ये अलग अलग सब होगा। 2015 सही है। ये ग्रैंड टोटल में सिर्फ 2017 का सम दे रहे हैं। ग्रैंड टोटल में है 2017 का सम दे रहा है। 2017 का, क्योंकि हमारे पास ग्रैंड टोटल में 2017 पे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इंडेक्स में इस तरीके से होता है, फिर टोटल अलग काउंट होता है। लास्ट वाला हाँ, सही है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसको टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का फंक्शन होता है, इसके अंदर जो है वो आपका रोलिंग कैलेंडर होता है। रोलिंग कैलेंडर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सही है। और वो सब का टाइम नहीं है उनको डिस्कस करेंगे। रोलिंग कैलेंडर का मकसद ये है कि अगर मैंने 90 डेज कर दिया तो हर मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा ना, जैसे ये टेबल है, इसका मैं क्वार्टर हटा देता हूँ लेट्स सपोज। अब 2015, 16 और 17 मैंने जो है ना, ये इस तरीके से इसकी डेट्स आ गई मेरे पास। तो अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास प्रीवियस 3 मंथ्स का सम आ जाएगा। अगर मैं क्वार्टर वाइज कर रहा हूँ, उससे ये होता है कि मुझे क्वार्टर वाइज सेल देखनी है, तो किसी भी पॉइंट पे मैं क्लिक करूँ, मेरे पास प्रीवियस 3 मंथ का सम आ जाए, वो इसे कहते हैं रोलिंग कैलेंडर। तो ऐसा पावर है इसमें वीक के मतलब ये वर्किंग डेज की वो नॉन वर्किंग डे माइनस हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सैटरडे संडे जो है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ पर आते हैं कैलेंडर लुकअप टेबल में, आपके पास यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द वीक का आपके पास एक है, सही है। तो वीक और वीकेंड को आप चेंज कर लेते हो। यहाँ पे किधर गया स्टार्ट ऑफ द वीक, लेट्स सपोज इसको मैं वीक और वीकेंड आप माइनस कर सकते हो। यहाँ पे डेटा में एग्जिस्टिंग कनेक्शन हो गया, क्यूरीज एंड कनेक्शंस हो गए। स्टार्ट ऑफ द वीक है। स्टार्ट ऑफ द वीक का हम क्या करते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कि स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो नेम ऑफ द डे।
इसको सिंटैक्स इसको चेक कर लेते हैं। सही है ना? चलेंगे, देखें इस 0 का मतलब संडे है, 1 का मतलब मंडे है, 2 का मतलब ट्यूसडे है। सही है, 0 संडे और 6 सैटरडे हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पावर क्यूरी एडिटर में आए और पावर क्यूरी एडिटर में आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या था, स्टार्ट ऑफ द वीक। तो डेट और सैटरडे के बजाय अगर मैं यहाँ कॉमा डाल के 1 लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो। 1 कौन सा दिन है, सैटरडे नहीं, 1 मंडे, 1 मंडे। तो इसका मतलब 0 और 6 जो है वो 0 संडे है और 6 जो है वो संडे, 6 सैटरडे है, 0 जो है वो संडे है। सही। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने इधर ही, इधर हम जो है वो ऐड कॉलम में कंडीशन कॉलम बना देते हैं। सही है। और स्टार्ट ऑफ द वीक हम ले लेते हैं, तो कॉलम नेम स्टार्ट ऑफ द वीक, ऑपरेटर इक्वल इज इक्वल टू 0। सही है। और इसको कर लेते हैं आउटपुट, इसको कर लेते हैं 0 पे था संडे ना, ऐड क्लॉज एल्स इफ स्टार्ट ऑफ द वीक इक्वल्स 1, क्या हो जाएगा, नहीं 6 सैटरडे, एल्स तो नहीं, इसको जो संडे पे भी लिखेंगे वीकेंड, और इस पे लिखेंगे वीकेंड, और इस पे लिखेंगे वीकडे, और इसको हमने कर दिया ओके। जहाँ जहाँ सैटरडे संडे होगा वहाँ छुट्टी हो जाएगी, और जहाँ जो है आपका नहीं होगा वहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, वीकेंड। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो, इसको कर लेते हैं 6। तो ये बात है। अगर इस तरीके से लेट्स सपोज ये वर्क नहीं कर रहा, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको यहाँ पे होम पे क्लोज एंड लोड करते हैं, और यहाँ पे हम कैलकुलेटेड कॉलम एक बना लेते हैं। ये आपका आ गया पावर पिवट में कैलेंडर लुकअप टेबल में आ गए, और यहाँ पे आपने एक नया कॉलम बना दिया।
मेरे भाई आ गए। भाई हो गया, चलें समझाइए भाई, अल्लाह हाफिज़। और if and if कर दिया हमने and, और यहाँ पे हम लॉजिक 1 और लॉजिक 2 दे देंगे। डेट कौन सी है? स्टार्ट ऑफ द मंथ है हमारे पास, सही है। स्टार्ट ऑफ द वीक हमें चाहिए होगा। स्टार्ट ऑफ द वीक किधर है? देने में आ गया ना। Start of the year, start of the month. If and the start of the week is equal to 1 and the start of the week is equal to 6. Weekend, otherwise day. हमने किया क्या कि यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सही है। कैलेंडर में पावर क्वेरी में क्या सही है, पावर कैलेंडर लुकअप टेबल में यहाँ पे ले जाके हमने इसको स्टार्ट ऑफ द वीक को जो है वो 1 से डिनोट कर दिए, 1 से स्टार्ट कर दो, सही है। तो 1 इज योर आपका मंडे, और जो आपका नहीं 1 वॉज संडे, 1 वॉज मंडे, 0 संडे था और वो 6 सैटरडे था। स्टार्ट ऑफ द वीक को हम जो है वो यहाँ फर्दर ऑनवर्ड्स ले जाते हैं। नेम ऑफ द डे या वीक में स्टार्ट ऑफ द वीक तो हो चुका है, क्वार्टर चाहो डेट ऑनली। एनीवेज इसको हमने यहाँ पे ले जाके फिर यहाँ पे फर्दर ऑन जो है वो फॉर्मूला लगाया कि अगर लुकअप टेबल में स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो 1 के बराबर है, ये 0 हो जाएगा। 0 के बराबर है या 6 के बराबर है तो वीकेंड ले लो, अदरवाइज वीकडे ले लो। जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास वीकडे और वीकेंड में एक वो फॉर्मूला आ जाता है, सही है। वीकडे और होपफुली वीकेंड भी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेंगे यहाँ पे क्या मसला है, लेकिन तरीक़ेकार यही है कि अगर वीकडे स्टार्ट ऑफ द वीक 0 के बराबर है या 6 के बराबर है तो वीकेंड ले लो, अदरवाइज वीकडे ले लो। तो आपके पास यहाँ पे ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, चेक फॉर सिंटैक्स। इसको
यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर में भी देख लेते हैं क्या मसला हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा। स्टार्ट ऑफ द वीक डे डॉट नेम, अच्छा हमने स्टार्ट ऑफ द वीक करके देखते हैं डे डॉट नेम व्हाट बनना है। इसको स्टार्ट ऑफ द वीक से कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में होगा ना ये स्टार्ट ऑफ द वीक स्टार्ट। मैं उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे भी एक क्यों नहीं आ रहा, इंसर्ट कॉलम। आइडिया तो यही है, सही है। इसमें कोई गलती हो रही है, मुझसे मिस हो रही है तो मैं अभी शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ अभी। एनीवेज यहाँ तक आप लोगों की क्लास कंक्लूड हुई, सही है। ये वाले इसके अलावा कोई चीज़ है तो बताएं। VBA हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, बस अब फिर इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीक आप लोगों का पेपर है, नेक्स्ट वीक जो है फिर आप लोग आके उसको वही रेगुलर टाइमिंग पे आके दे लीजिएगा, सही है। चलो ओके जी, थैंक यू। MCQs में आएंगे पेपर, सही। नहीं कुछ भी नहीं, सिंपल MCQs होंगे। फंक्शंस आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, पावर BI आना, पावर ये पावर पिवट है, ये 3 चीज़ों में आना चाहिए। बेसिक किस तरीके से कौन सा फंक्शन यूटिलाइज होता है वो आना चाहिए, सही है। और जो है होपफुली असाइनमेंट आप लोगों की कंप्लीटेड है तो आप लोग उसी वक्त मार्क्स आ जाएंगे, सही है। सर्टिफिकेट या लेट हो जाते हैं थोड़े से, भी 8 के भी नहीं आए, 8, 9, 10 मेरे ख्याल से हो सकता है एक साथ ही दे दे। ये तरीके का है। एक सेकंड यार, हमारे पास एक बंदा है MIS ऑफिसर रखा हुआ है। हाँ तो वो VBS के लिए वो मैनुअली इसमें टाइप कर रहा होता है क्या MIS। यही मैं अभी निकालता हूँ, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। सर ये वाला से पावर उसमें कर रहे हैं ना, वो एक सिंपल MIS एक्सेल उसको मैनुअली बनाना है। तो मेरा स्क्रीन वाले को फॉर्मूला लगा के कैसे कर दो कि जो सैटरडे संडे जो है वो पहले ही मेंशन हो जाए कि स्टाफ नहीं आया, और वो मैनुअली कर रहा है, वो काफी पुराना काफी टाइम से आज ज्यादा हमारे गलत कर रहा है ना। हाँ, तो मेरा स्क्रीन स्मार्ट वर्क कर तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका करो तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मैं क्या मैं पूछूंगा तो मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास इसकी सोल्यूशन है, मैंने की है। तो आप उसमें एडवांस में बता रहे हैं ना, हम लोग सिंपल MIS जो है ना उसमें मेंटेन कर रहे हैं, और वो भी अभी पुराना वर्जन की MIS से मेंटेन तो पुराना सेट कर रहे हैं ना। तो आप चाह रहे हो एक्सेल में कर लें, एक्सेल में करके देख लेते हैं। सिंपल एक्सेल जो होता है उसमें चलो एक से इसको, चलो इसको क्लोज लेट्स से कि सर वो 8 लोग टीम में और उनको केसेस मिलते हैं ना। हाँ। एक दिन के अंदर 50-60 केसेस मिलते हैं, हर एक केसेस के अलग इंक्वायरी नंबर होते हैं। तो मेरे से कहा है आप सैटरडे संडे पहले मेंशन कर दो। अच्छा एक सिंपल एक्सेल उसमें भी स्टार्ट ऑफ द वीक आप निकाल सकते हो, स्टार्ट ऑफ द वीक आप उसमें निकाल सकते हो। इसमें भी एक सेकंड ये रही ना, मैं इसका सोल्यूशन है मेरे वाले लिखा, मैं जहन से निकल रहा हूँ, एक सेकंड। सर होता है इतनी बड़ी चीज है ना, छोटी चीज नहीं है, कितना कुछ है इसके अंदर। इसमें आप जो चाहे सर, हाँ जिसमें जो चाहे सोल्यूशन कर सकते हो। ये मैंने लास्ट क्लास में जो है ना पढ़ाया था, मेरे पास इसका सोल्यूशन बना हुआ है। अगर आप 2 मिनट और दो ना, अगर आपका टाइम है तो आपको दिखा दूँ। कितने क्वेश्चन होते हैं सर? 50-60 होते हैं। हाँ
2 घंटे का भी तो होता है, तुक्का लगा लेना, लेकिन बस याद रखना 35 मार्क्स पासिंग है। तो हाँ, ये थोड़ा सा ख्याल रखना आप लोग के जो है ना, 35 नंबर 50 में से आने चाहिए। हाँ, तो आप लोग पास होंगे और असाइनमेंट और तमाम चीज़ें मिला के आप लोग एलिजिबल होंगे उसके लिए, क्या कहते हैं, क्या सर्टिफिकेट के लिए। ये देखें, मुझसे गलती हो रही थी, ये डे ऑफ द वीक मैंने निकाल रहा था यहाँ से। सिंपल एक्सेल में बता दें तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये तो वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना। पावर ये वाला नहीं है उसके पास। चलो एक सेकंड, ये आपका सिंपल एक्सेल आ जाता है। सपोज किधर गया, ये आपके नहीं है तो एक्सेल आप लोग 4 बजे के बाद ये आ गया। सबसे पहले आप टेक्स्ट वैल्यू ली, सही, और डेज के लिए जो होती है वो सिर्फ एक सिंगल आपने सेल सिलेक्ट किया है। हाँ सही है। हाँ जब सही है। अब आपने इसको ड्रॉ ड्रैग कर दिया, सही है। हॉलिडे इसको क्या कर लें, वीकेंड वर्किंग डे कर लेते हैं, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इफ एंड लॉजिक 1 क्या है, इज इक्वल टू संडे ये हमने एंड का फंक्शन देख लिखा था, और सैटरडे, सही। तो ये आपका हो जाएगा वीकेंड, अदरवाइज इसको कर दो वर्क डे, सही। और इसको ड्रॉप डिवाइड हो। अब आपका ये देखो, ये फिल्टर लगा देते हैं, चेक कर देते हैं हमारी लॉजिक सही लगी। वीकेंड और वर्क डे आ गया। वर्क डे जब आप करोगे तो सही, फॉर्मूला समझ लो ना। देखो आपने क्या किया, देखो आपने पहले टेक्स्ट किया, टेक्स्ट क्या किया, टेक्स्ट से आपने किया कि ये डेट को डेट पे और डेज, सही है। फिर आपने कहा कि अगर
ये जो है वो y2 जो है इफ if और एंड, इफ और एस दो फॉर्मूले अगर सैटरडे हो या इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू सैटरडे हो, सही है, तो वर्क डे ले लो, y2 या संडे हो या y2 सैटरडे हो तो वर्क डे ले लो, वरना वीकेंड ले लो। क्लियर है? ये है तो सिंपल फॉर्मूला है। सर वो ना वो लीगल के हेड है, कोई जज था वो रिटायर हो गया तो उसको बैंक में लगा, उनको आता नहीं होगा ना। उसने बेटे को, हाँ उसको कुछ नहीं आता, उसको एडवाइस ऑफिसर बनाया, वो मतलब सब मैनुअली कर रहा है, वो इतनी मेहनत करता है, वो मुझसे बोला कि आप चैट जीपीटी से पूछ लो। हाँ हाँ, मगर वो भी सिंपल फॉर्मूले भी नहीं आते उस लड़के को। अच्छा, और वो से पर्ची में बिठाया और उसको वो मैनुअली कर रहा है, बेचारा पूरा दिन मेहनत करता है। मैंने कहा स्मार्ट वर्क करो, हम तो पता नहीं कितनी एडवांस हो गए हमारे, जितनी जल्दी हो जाए। दूसरा वो वाला फॉर्मूला जहाँ हम लोग फंस रहे थे, जहाँ मैं फंस रहा था रात, आप लोग तो नहीं सही है, उसको भी बता दो उसका सोल्यूशन क्या है। फॉर्मूला हमने सही लगाया था, एक चीज जो मुझसे मिस हो रही थी वो थी डे ऑफ द वीक को हमने वीक डे का जो है ना एक हमने फॉर्मूला लगाया था, वो ये है डे ऑफ द वीक का, कि हमारे पास जो नंबर्स में डे ऑफ द वीक आ जाए, सही है, और फिर हमने यहाँ पे वीक और वीकेंड का फॉर्मूला लगा दिया था। ये दो फॉर्मूला यूटिलाइज किए थे। ये पावर BI की है,